Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ गए या फिर अभी कुछ आने बाकी हैं? कितना स्ट्रेंथ है इस क्लास में? कितने लोग आते हैं? 25-26 लोग हो जाते हैं, सर। ओके, मतलब अभी आधी जनता गायब है। अच्छा, आधी जनता इधर से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना बच्चे, ये अभी सुनने में आ रहा था कि आप लोगों का जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल में ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल से स्टार्ट होता है। अभी आई गेस आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की चीजें चल रही होंगी। स्क्रीन जस्ट तो मैं क्या बोल रहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो स्कूल का चीज है वो मिसमैच ना हो, जो स्कूल में चल रहा है वो भी आप करें। तो विल स्टार्ट विथ एक काम कर लीजिए आप, कि जब भी किसी को डाउट होगा ना, तभी आप ऑडियो ऑन करिए, अदरवाइज ऑडियो ना ऑफ करके रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। डाउट होगा तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो ऑडियो ऑन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड इसी को आप मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ा ब्रीफ कर दूं इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर आपका जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का बैकबोन है ये। अगर आप आगे जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका 11-12 दोनों में अच्छे अच्छे चैप्टर है। तो अगर ये वाला चैप्टर आपका क्लियर नहीं होता है तो ऑब्वियसली यू विल हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये चीज आप क्लियर रखना अपने माइंड में, और आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने में। सो चलो कुछ बहुत बेसिक सी चीजें स्टार्ट करते हैं, देन डेफिनेशन पे आएंगे हम लोग। जैसे कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें, मतलब ऐसी चीजें तो हम लोग डेली लाइफ में भी जानते हैं। मान लो आपसे अगर पूछा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपसे किसी एटम का एटॉमिक मास पूछा जाए, लेट्स से सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे? 28। एटॉमिक मास 28 बोलने का मतलब ये है कि अगर आप सिलिकॉन का एक सिंगल एटम ले आते हो, एक सिंगल एटम ले आते हो, तो मास कितना होगा? 28 AMU। यू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ AMU। अभी हम लोग इसी चैप्टर में 10-15 मिनट बाद AMU का भी डेफिनेशन देखेंगे कि AMU कैसे डिफाइंड है, कहाँ से आता है, वो सारी चीजें देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये दिमाग में रखना कि अगर आपको किसी एक सिंगल एटम या नंबर ऑफ एटम्स का अगर आपको मास बताना है, तो दैट मास शुड बी रिप्रेजेंटेड इन AMU, वो AMU में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी चीज करने जा रहे हैं हम लोग। मान लो आपको एक एटम का मास पूछा जाए, इट इज ऑब्वियसली 28 AMU। अगर आपसे दो एटम का मास पूछा जाता, बड़ा आसान था, बच्चों वाला सवाल है, 28 + 28 इट इज 56। या फिर आप बोल सकते हो 28 × 2 दैट इज 56। अगर आप 5 एटम ले आते तो 28 × 5 दैट इज 150। ये चीजें ना हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि मतलब एक एटम का मालूम है और दो एटम का, चार एटम का ऐसा पूछना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं और जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब ना ये जो आप कर रहे हो, इसको रिवर्स वे में थोड़ा सोचने की आदत डालेंगे। रिवर्स वे में मान लो
आपको कभी ऐसा बोल दिया कि यू हैव लेट्स से हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, हीलियम ले लेता हूँ। हीलियम के एक सिंगल एटम का मास कितना होता है? 4 AMU होता है। इट इज 4 AMU। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 48 AMU हीलियम है, ठीक है। 48 AMU हीलियम का सैंपल, मतलब आप अगर एक सिंगल एटम अगर हीलियम का ले आओगे ना, तो मास कितना होगा? 4 AMU होगा। नाउ माय पॉइंट इज, अगर मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में मैंने 48 AMU हीलियम गैस भर रखा है, बता सकते हो क्या कितने हीलियम गैस एटम होंगे? 12 सर, 12 सर। 12 ना? 12 तो सर। ये हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, और इसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर आपको कभी नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है, तो जस्ट आपको जो भी मास ऑफ द सैंपल दिया हुआ है वो मास ऑफ द सैंपल लिखो 48, एग्जैक्टली आपने यही करा होगा, 48 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल एटम दैट इज 4, सो वी आर गोइंग टू गेट इट इज 12। तो 12 तभी मिलेगा ना जब सैंपल का मास लिखेंगे और एक सिंगल एटम के मास से डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाता है। तो बड़ा बेसिक सा चीज था, कॉमन सेंस का चीज है, मतलब यूनिटरी मेथड आता है हम लोगों को। थोड़ा सा इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जरा एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करना है इसको। आपको कुछ एक सैंपल दिए हुए हैं और वहां पे नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। उम्मीद है कि आपको हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम का एटॉमिक मास मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अब ये तीनों पार्ट में फटाफट आंसर बताओ, देखो कितना आता है। सर 150 सर। फर्स्ट वन 50 सर। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन 200 ओके, थर्ड वन सर 23,000 सर। 23 नो सर 2,000 सर। 2000 ओके। किसी को डाउट है क्या? एनीवन? नो सर। हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, बता दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। क्लियर है सभी को? आसान सा है। हाँ जी सर। जो हम लोग अभी देख रहे थे उसी का एप्लीकेशन है। जस्ट मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिंगल एटम। हीलियम के एक सिंगल एटम का मास 4 AMU, ऑक्सीजन के सिंगल एटम का मास 16 AMU, और सोडियम के सिंगल एटम का मास 23 AMU। तो सभी का अगर हमें सिंगल एटम का मास मालूम है और सैंपल का मास मालूम है, जस्ट एक डिवीजन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने। नंबर ऑफ एटम्स, नहीं ये तो सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मोल का डेफिनेशन जब भी दिया जाता है, मोल को डिफाइन कर सकते हैं क्या? ऐसा डेफिनेशन दिया जाता है, आपने स्कूल में भी सीखा होगा कि अगर हमें मोल को डिफाइन करना है तो वी आर सेइंग 1 मोल इज द सब्सटेंस is the amount that contain as many elementary particle or entities as there are atom in 12 gram of C12। देखो पता नहीं क्या बोल दिया यार, हमको भी समझ में नहीं आता, ये पता नहीं क्या डेफिनेशन लिखा हुआ। पहली चीज कि जब भी अभी हम लोग जो कर रहे थे, हाँ हाँ सर वो प्रीवियस हमको जो सर वो बी नंबर का आंसर कितना है? थोड़ा तेज बोलेंगे, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, काफी स्लो आ रही है। सर वो सर एग्जांपल का वो बी नंबर का आंसर क्या है? ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। ओके, ये था आपका हीलियम। 2,000 सर। हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सैंपल कितना है? 200। 200 और हीलियम के एक सिंगल एटम का मास कितना है? 4। तो अगर आप सिंपलीफाई करोगे कितना आएगा? 50। 50 सिमिलरली ऑक्सीजन में
मास ऑफ द सैंपल कितना 3200 100. by 16 10 divided. 16 it is 200. 200. Clearly लास्ट वाले में सैंपल का मास कितना 46,000 1000. by सोडियम 23. सिंगल एटम का मास 23 होता है, तो यहाँ से 2000 है। अच्छा 2000. कुछ एक चीजें बता रहा था आपको कि ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, थैंक यू सर। क्वेश्चन आप कॉपी में जरूर लिख लेना, बिकॉज ये लिखने अगर आपको टाइम चाहिए कि सर नहीं अभी कॉपी कर रहे, पहले बोल देना सर कॉपी कर रहे हैं, अभी मैं टाइम दे दूंगा। तो क्वेश्चन सारे लिखते जाना आप, और जितने डेफिनेशन आएगा वो तो मैं बोलूंगा ही लिखने के लिए। तो मतलब ये इतने बड़े हो गए हम लोग कि इतना उम्मीद रख सकता हूँ कि चीजें सामने आ रही है, तो यार ये नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं दिखने वाला है, डीपीपी में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो क्लास नोट्स में रेफरेंस के लिए आपके सामने क्वेश्चन रहना चाहिए, ताकि कभी आप उधर फंसो तो इधर के क्वेश्चन रिफर कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मोल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले तो मोल का डेफिनेशन कुछ लिखा हुआ है, समझ में तो मुझे भी नहीं आया, आप कॉपी पहले जरूर कर लेना, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे। देखो जब भी मोल डिफाइन करने हैं, मोल डिफाइन करने से पहले एक चीज अगर बहुत बेसिक सा चीज पूछा जाए, डजन। डजन क्या होता है बच्चे? दर्जन। जैसे अगर पूछा जाए एक डजन में कितने सब्सटेंसेस होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं, कितने एटम मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, अगर एक डजन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये कितना होता है 12। बाहर गए केले खरीदने, एक दर्जन केले दे दो, वो 12 ही देता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो एक दर्जन बोलने से 10 दे या 20 दे, ऐसा नहीं होता, वो 12 ही देता है। मतलब उसके माइंड में फिक्स है, डजन मतलब दर्जन मतलब 12 ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो जैसे आप ये डजन यूज करते हो डेली लाइफ में, वैसे ही बिल्कुल पैरेलल मोल जो है ना, मोल इज सिंपली अ यूनिट। ठीक है, जैसे आप दर्जन को यूज करते हो एज अ यूनिट, मतलब आपको कभी काउंटिंग करना होता है ना, तो काउंटिंग करने में सीधा बोलते हैं हम लोग चीजें काउंट कर ले। मान लो फैन काउंट करा और 6 फैन है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 फैन, कहीं पे 6 फैन लिखने से अच्छा होता है हम कई बार लिख देते हैं हाफ दर्जन, आधा दर्जन फैन है इधर। वैसे ही जितने भी पार्टिकल है, तो जब भी हमें काउंटिंग की बारी आती है ना, तो काउंटिंग का हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? दर्जन। ठीक है, डजन। तो ये जैसे डजन हमारा काउंटिंग का यूनिट है, वैसे ही मोल भी यूनिट है। इट इज सिंपली अ यूनिट। डरने का कोई जरूरत नहीं, आगे ये चैप्टर में तो ये पता नहीं कितनी बार आएगा, दिमाग खराब करेगा। तो पहले तो ये एक बहुत सिंपल सा चीज दिमाग में रख लेते हैं हम अपन कि ये जो मोल है कुछ नहीं है यार, ये बस काउंटिंग का यूनिट है। द ओनली थिंग इज कि दर्जन में कितने सब्सटेंसेस होते हैं? 12। जब भी मैं मोल बोलूंगा ना, तो मोल में कितने सब्सटेंसेस होते हैं, आगे जाकर के एक नंबर लिखेंगे हम लोग, और वो देखेंगे भी नंबर आता कहां से है। Yes, sir. 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंसेस होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, इस नंबर को नाम देते हैं, कोई तो बता दो। ओके, इसको एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ओके, एवोगैड्रो नंबर नाम देते हैं इसको। अच्छा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये नंबर फ्रैक्शन है या इंटीजर है? सर इंटीजर। पक्का ना? Yes, ये sir. पक्का सर। 6.022 लिखा हुआ था। No, sir. 10 to the power 23. ओके ओके, मतलब ये कईयों को डाउट हो जाता है, कई बार लोगों के दिमाग में रहता है यार ये तो डेसिमल है, डेसिमल है तो फ्रैक्शन होगा। नहीं, ये दिमाग में मत रखना, आगे 10⁻23 भी लिखा हुआ था। और एक चीज, ये ना फीलिंग आनी चाहिए, ये जब नंबर लिखते हैं हम लोग, तो ये नंबर देख करके थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। कभी फील किया ये नंबर कितना छोटा है? No, sir.
ये नहीं कितना बड़ा है सोचते सर। चलो देखते एक बार ऐसी ऐसी लिखते हैं हम लोग 6022 एंड देन इसके आगे आपको 20 जीरो लिखना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sir, really a huge number. 18 बस इतना छोटा सा नंबर है ये, ठीक है। सर इतना छोटा सर। हाँ ये इतना छोटा सा नंबर है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको इस्तेमाल कैसे करना। देखो पहले तो जरूरत इसलिए पड़ी ना, केमिस्ट्री में जितने भी जो भी चीजें आप मेजर करते हो, मान लो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, या मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करना, प्रोटॉन काउंट करना। वी नो कि जो मॉलिक्यूल और एटम का साइज है बहुत ही स्मॉल है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं, मतलब पानी के साथ हम लोग दिन भर में कितनी ही बार खेलते रहते हैं। 18 ml 18 ml समझते हो, एक थोड़ा थोड़ा सा बड़े साइज का वाटर ड्रॉप 18 ml हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा ड्रॉप लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा साइज का वाटर का ड्रॉप ले आओ, वो कितना हो जाएगा, 18 ml हो जाएगा। नाउ एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। वाटर अगर कुछ नहीं बोला हुआ है किसी क्वेश्चन में कहीं पे, प्योर वाटर ले रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बच्चे? एनीवन एनीवन कोई बताएगा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? नहीं, याद रख लेना। Sir, one. ओके, इट इज 1 ग्राम पर ml। ये आपका 1 ग्राम पर ml होता है। अब आप सोचो, अगर आपको 18 ml दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है, आप इस ड्रॉपलेट का मास कैलकुलेट कर सकते हो, ये 18 ग्राम आएगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O का जो मॉलिक्यूल है उसका अगर आप मोल कैलकुलेट करोगे तो ये 1 मोल आता है, ठीक है। ये 1 मोल आता है, आगे जाकर के आप भी कैलकुलेट करके देखोगे, सीखेंगे हम लोग। फिलहाल मैं बता रहा हूं, मान लो तो ये 1 मोल आता है। तो आप सोचो जरा, पानी का एक छोटा सा ड्रॉपलेट लिया हुआ है हमने, एक ड्रॉप लिया हुआ है और उसमें कितना मोल H2O है? 1 मोल H2O। और 1 मोल H2O में नंबर ऑफ H2O कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक ड्रॉपलेट में इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाते। तो आप सोचो, जब केमिस्ट्री में हम लोग लैब में जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में पता नहीं कितना कितना पूरा टेस्ट ट्यूब पानी से भर देते हैं और केमिकल लेकर के रिएक्ट कराते रहते हैं। आप समझते हैं वहां पे कितने ज्यादा मॉलिक्यूल, एटम, आयन रिएक्ट कर चुके होते हैं। तो दैट इज वाई जब भी हमको डेली लाइफ में नंबर को काउंट करने के लिए यूनिट यूज करना होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं? डजन यूज करते हैं। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है और छोटा सा अमाउंट लेने में उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर वहां पे हम लोग डजन यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपसे यहीं पे, जरा आंसर करना इसको, यहीं पे अगर मैं आपसे पूछता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो वाटर का डेंसिटी आपने कैसे निकाला? अच्छा, वाटर का डेंसिटी मैंने निकाला नहीं बेटा, ये आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। मैं आपको बोल रहा था कि अगर कभी आपको किसी भी क्वेश्चन में वाटर के डेंसिटी का जरूरत पड़ जाए और दिया ना रहे, वो आप 1 ग्राम पर ml ले सकते हो। एक्चुअल सीन थोड़ा अलग होता है। 1 ग्राम पर ml जो डेंसिटी होती है वाटर की, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। बट आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 1 ग्राम पर ml ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो आंसर सेम आता है, ठीक है। जल्दी बोलो। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम लोग वाटर ड्रॉपलेट ले रहे हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा 18 ml है, माय क्वेश्चन इज, आप बता सकते हो कि इस 18 ml के ड्रॉपलेट में कितने डजन मॉलिक्यूल है? H2O मॉलिक्यूल का कितना दर्जन है, बताएंगे क्या? आप क्वेश्चन लिखिए, आप सभी लिखिए जरा। तो
एक क्वेश्चन लिखे दो, कैलकुलेट number of dozen of H2O molecule in 18 ml water. सर 1.5 है ना सर? सोच समझ के बताना बेटा। 1.5 होते हैं ना सर? 12 तो 1 डजन है सर, और 6 सोच समझ के बताना बेटा। सर 6.022 into 10⁻23 के। नहीं, थोड़ा और ट्राई करिए। और कोई बताएगा? Sir, I am trying, sir. अराउंड 20? नहीं नहीं सर, मैं अभी सर कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए थोड़ा हिंट देता हूं, अपना दिमाग काम कराते रहना, एकदम से मेरे भरोसे मत रहना, अपना दिमाग चलाते रहना। हिंट ये है, देखो अगर मान लो मेरे पास 3 बनाना है, ठीक है, 3 केले है मेरे पास, बता सकते हो क्या कितने दर्जन होंगे, कितने दर्जन होगा? सर समझा नहीं। अरे मेरे पास 3 दर्जन केले हैं, ठीक है, 3 डजन बनाना है, आपको बताना है कितने, सॉरी 3 केले हैं दर्जन नहीं, केवल 3 केले हैं, आपको बताना है कि कितने दर्जन केले होंगे। सर 1/4। 1/4 करेक्ट है। कैसे फाइंड आउट करा आपने? सर 3 को 12 से डिवाइड किया। जो भी नंबर मैंने बोला आपको क्या कर देना है, 12 से डिवाइड कर देना। क्यों 12 से ही क्यों डिवाइड करना है? 1 डजन इक्वल एक टू डजन में 12 होता है। ओके, 1 दर्जन में 12 होता है, इसलिए 12 से डिवाइड करना है। तो देखो, आपको यहीं पे अगर मैं बोलता कि मान लो मेरे पास 24 पेन है, ठीक है, 24 पेन है, दर्जन बताने हैं, आप क्या करोगे? 24 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ गया, ठीक है। तो जी सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल, वाटर हमने ले रखा है, कितना ले रखा है? 18 ml ले रखा है, ठीक है। इस 18 ml के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, शायद आपने नोटिस नहीं करा। 18 ml मतलब 1 मोल। यस सर। तो उस 18 ml में जितना, सर ऑलमोस्ट सर 5 into 10⁻22। करेक्ट, अब करेक्ट बताए ठीक है। तो मैं बाकी लोगों को कंक्लूड कर देता हूं, थोड़ा धीरे धीरे और हिंट देते जाता हूं। तो आपका जो 18 ml वाटर है वो ऑलमोस्ट कितना हो गया बच्चे? 1 मोल हो गया। आपसे मैंने दर्जन पूछा था, कितने दर्जन H2O मॉलिक्यूल है, आप क्या करोगे? वो जितना 1 मोल है ना, उसमें H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप बता दो। 1 मोल में कितना H2O का मॉलिक्यूल होगा? आपका 6.022 into 10⁻23 H2O का मॉलिक्यूल होगा। तो आप अभी नंबर कैसे कैलकुलेट, दर्जन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? मैंने जो नंबर दिया उस नंबर को क्या करना है? उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने H2O मॉलिक्यूल थे? 6.022 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल थे, उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, दर्जन मिल जाएगा। देखो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5 into 10⁻22 आपका आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट है? आंसर 5 into 10⁻22 अप्रोक्सीमेटली आएगा।
एनीवन, किसी को डाउट है पूछ सकते हो, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पूछने से। सर कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए सर। अच्छा ओके होगा। ओके ओके, देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो 6.022 हम लोग लिख रहे थे, तो ये डेसिमल के बाद वाली चीज हम लोग नेग्लेक्ट मार सकते हैं। डेसिमल के बाद 0 है देन 2 है, वो आप कुछ टाइम के लिए चलो नेग्लेक्ट मार देते हैं। तो हमारे पास बचा कितना, 6/12, 6/12 इंटू 10⁻23। अब 6/12 क्या होगा, 1/2, 1/2 कितना होगा 0.5, 0.5 इंटू 10⁻23। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे 5 into 10⁻22। करेक्ट करेक्ट, इसको 5 इंटू 10⁻22 लिख सकते हो, सर वही आपका आंसर होगा। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा और तेज बोलिए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया था? जी नहीं क्वेश्चन क्या था ये बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ डजन ऑफ H2O। अरे यार, क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं बोला था मैंने मैं बस ये सर अपनी भाषा में समझाओ कि अपनी भाषा में बताओ कि क्वेश्चन में जानना क्या चाहते थे। सर हाँ सर 18 ml सर दिया है सर, इसका कोई काम नहीं है क्या सर? है ना बच्चे, बिल्कुल है। वो सर काम हमने तो 12 से सर अरे, डिवाइड दे दिया सर उसको सर। थोड़ा 6.0 पेशेंस रखिए, बता रहा हूँ। रुकिए, पहले आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बट उससे पहले कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनको बता लूं पहले। हाँ, पूछ रहे थे आपकी मतलब क्वेश्चन क्या है। ओके, मेरा क्वेश्चन था कि आपको ये समझाना था कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है मैंने, ये बताइए। क्वेश्चन रीड नहीं करना है यार, क्वेश्चन रीड कौन करता है, रीड करने के लिए हर कोई रीड कर लेगा देखो, क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 18 ml, वो ग्लास ले आओ या फिर वो सिरिंज ले आओ, उसमें 18 ml वाटर ले आओ, और उस 18 ml वाटर में आपको क्या करना है, आपको बताना है कितने दर्जन H2O के मॉलिक्यूल, पानी के कितने मॉलिक्यूल है, कितने दर्जन मॉलिक्यूल है, आपको ये बताना था। देखो, अब आप पूछ रहे हो कि सर ये 18 ml का यूज कहाँ रहा। 18 ml का यूज यहां मैंने कर दिया है बेटा, ठीक है, 18 ml का यूज मैंने यहां ऊपर में कर दिया है। एग्जैक्ट वे में आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए था, चलिए आपको वो भी दिखा देते। आई होप कि मतलब ये नीचे वाला क्वेश्चन सबने लिख लिया हुआ है, क्योंकि अभी मैं ये हटाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो मेरे माइंड में रहेगा ही। यस सर। सबने लिख लिया है, ठीक है, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। आपको वॉल्यूम ऑफ H2O हमने दिया, कितना दिया बच्चे, 18 ml, करेक्ट है। अब डेंसिटी ऑफ H2O कितना है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। तो मास ऑफ H2O कितना होगा बच्चे, मास ऑफ H2O होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करो जरा आप, मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 18 ग्राम। तो फिर मैंने बोला कि बच्चा ये जो 18 ग्राम होता है ना, यही 1 मोल होता है। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया हुआ था, तब क्वेश्चन सॉल्व होता। फिलहाल आपको ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि 18 ग्राम इज 1 मोल। आगे जाकर के आप ही बताओगे, इनफैक्ट अभी थोड़ा 15-20 मिनट बाद आप ही बताओगे कि 18 ग्राम में 1 मोल कैसे होता है, बट फिलहाल मैंने बताया हुआ। तो 18 ग्राम में कितना हो गया आपका, 1 मोल हो गया। 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है बताइए जरा तो। सर 18 ml में 18 ग्राम होता है क्या? हाँ, क्योंकि डेंसिटी 1 है, अगर डेंसिटी 1 नहीं होता तो अलग अलग आता। हाँ सर जी सर, अब समझ आया। अगर डेंसिटी 1 नहीं होता ना बेटा, तो वॉल्यूम और मास अलग अलग हो जाते, डेंसिटी तो 1 है, तो ठीक है, मास और वॉल्यूम सेम आएगा, नंबर में हाँ जी सर। अलग। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 18 ग्राम, और 18 ग्राम ही क्या है आपका, 1 मोल है। 1 मोल में कितना पार्टिकल है बच्चे, 6.02 into 10⁻20। ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है। इतना सारा मॉलिक्यूल
कहाँ है? उस 18 ml में है। मैंने आपसे क्या पूछा था? उस 18 ml में कितने दर्जन है? मैंने ये क्वेश्चन देने से पहले आपसे 2-3 चीजें पूछी थी। मान लो मेरे पास अभी 36 कॉपी है, ठीक है, 36 कॉपी है। बता सकते हो क्या कितने दर्जन होंगे? 3 सर। 3 कैसे मिला? जो भी आपके पास मैंने नंबर बोला उस नंबर को क्या करो, 12 से डिवाइड करो, आपको दर्जन मिल जाता है। मैंने आपसे यहाँ पे दर्जन ही पूछा था, तो आपको ये नंबर मिल गया ना। उस 18 ml में कितना मॉलिक्यूल? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो अगर आपको डजन कैलकुलेट करना ही था, दर्जन कैलकुलेट करना ही था, तो जो नंबर मैंने बोला वो नंबर को आप 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो दर्जन होगा। आपसे यही पूछा ही गया था क्वेश्चन में, ठीक है, यही आंसर है। 5 into 10⁻22 आता है। क्लियर हुआ? सर Yes, sir. Thank you, sir. सर सर 18 की जगह सर 20 होता तो सर सेम होता ना सर, क्योंकि 1 into 20 सर 20 होता है सर। सर आप 1 से सर मल्टीप्लाई किया है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल करा है। 18 into 1 करेंगे क्या आएगा? 18 सर ही तो आएगा। 20 into 1 करेंगे तो 20 आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा। 20 into 1 करेंगे तो 20 आएगा। तो सर 20 में सर सेम ही होगा ना सर? लेकिन हमने जो वॉल्यूम लिया था बच्चे, क्वेश्चन में तो हमने केवल और केवल 18 ml ही लिया है। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो थोड़ा भी? है सर। ओके, अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? हाँ हाँ, क्या कुछ बोल रहे क्या? बताइए। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। ओके, मैं अब आगे बोल रहा था, मैं आपको ये क्या डाउट है बताइए, फिर डाउट बोलिए, फटाफट बोलिए। सर जो मैं हाँ हाँ, सर फिर से कराइए। वो क्वेश्चन को फिर से कराएं। सर अब एक और एग्जांपल लेके कर सर कराइए सर, क्लियर हो जाएगा सबका। देखो एक बार रिपीट कर दीजिए सर। चलो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जल्दी से समझना। अगर आपके पास 18 ml वाटर है ना बेटा, तो 18 ml वाटर मतलब 1 मोल होता है, ठीक है? अभी स्टार्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये सारी चीजें फिर से आएंगी, परेशान मत होना। 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? 1 मोल में हमको पहले से मालूम है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। इतना H2O मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है? मतलब 18 ml में कितना H2O मॉलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल है। आपको दर्जन बताना था यार, एक आसान सा काम दिया था। आपको जब भी दर्जन कैलकुलेट करना होगा तो दर्जन कैसे कैलकुलेट करते हो? जो भी नंबर दिया रहे उसे 12 से डिवाइड कर दो, दर्जन मिल जाएगा। कुछ भी, जो भी नंबर दिया जाए, आपको 100, 200, 500 जो मर्जी पड़े नंबर दे दो, अगर दर्जन कैलकुलेट करना है 12 से डिवाइड कर दो, दर्जन आ जाएगा। तो अगर मुझे इतना सारा H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ था और दर्जन कैलकुलेट करना है, तो इसको डिवाइड करो ना भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर दो 12 से, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻22। यही दर्जन है आपका, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। इसलिए तो मैंने आपको पहले पूछा था कि क्वेश्चन समझ के बताओ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ करके मत बताओ हमको, नहीं नहीं, इंग्लिश उतनी मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा गया हो। अभी भी किसी को डाउट है? एनीवन? सर 18 ml इजिकल टू 1 मोल होता है, तो 20
ml में कितना मोल होगा? वो थोड़ा आगे करे आगे आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, 20 ml में कितना मोल होगा या 30 ml में कितना मोल होगा, वो थोड़ी देर बाद आएगा यार। थोड़ा यहाँ से आगे चलेंगे तो पहुंचेंगे हम लोग। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं सर, 18 का तो हो गया सर, 18 का हो गया। वो बाकी 20-30 वाला जो होगा वो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे आएगा। ठीक है सर, बताएंगे तो ठीक है सर। इसमें अब उम्मीद रख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा था कि इस क्वेश्चन को करने के पीछे रीजन क्या था। देखें, समझने का कोशिश करना जरा। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि मैं एक 18 ml का वाटर ड्रॉपलेट लेता हूं, उसमें अगर मोल देखूं तो मोल कितना है 1, दर्जन कैलकुलेट करा तो कितना आया 5 × 10⁻²2। मतलब एक बार नंबर सोचो यार, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, बस जस्ट थिंक ऑन दैट, थोड़ा सोचो। मैंने बोला 18 ml है मेरे पास पानी, 18 ml कितना हुआ मेरा 1 मोल हुआ, और दर्जन में कितना हुआ 5 × 10⁻²2 हुआ। आप ये बताओ हमको कि इसमें से कौन सा मेरे लिए नंबर इजी होगा? मोल और दर्जन में से कौन सा इजी है? मोल सर। ऑब्वियसली मोल। मोल 1 मोल बोलना मेरे लिए ज्यादा आसान है। 5 × 10⁻²2, एक बार को नंबर सोचने में मुझे टाइम लग जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा नंबर, इतना सारा दर्जन। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, दर्जन काउंटिंग का यूनिट है, मोल काउंटिंग का यूनिट है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग दर्जन यूज नहीं करते। केमिस्ट्री में हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं। अब केमिस्ट्री में हम लोग दर्जन क्यों नहीं यूज करते हैं वो आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री में दर्जन यूज कर लूं तो पहले कितना पार्टिकल था मेरे पास? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल था, क्योंकि 1 मोल में कितना पार्टिकल था? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल था। उसको मैंने दर्जन में कन्वर्ट करा, वो ऑलमोस्ट सेम ही रह गया, 5 × 10⁻22। तो दर्जन में कन्वर्ट करने से नंबर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा खासा इफेक्ट या फर्क कब पड़ता है? जब उस नंबर को हम लोग मोल वाली यूनिट में ले आते हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मोल इन केमिस्ट्री एंड डजन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में मोल मत यूज कर लेना। पता चला गए और बाहर जाकर के बोल रहे कि भाई 1 दर्जन केले दे दो, मतलब ना तो वो दे पाए और ना तुम रख पाओगे, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाए। तो ये चीज दिमाग में रखना कि मैं आपको मोल का डेफिनेशन अभी एक्सप्लेन करने वाला था। फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, दैट इज मोल इज नथिंग बट इट इज द यूनिट ऑफ काउंटिंग। जस्ट हम लोग काउंट जो करते हैं वही मोल है यार। दर्जन को हम लोग बचपन से देखते आए, दर्जन से हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आज मोल से क्यों होगा प्रॉब्लम? मोल भी तो यूनिट ही है। बस दर्जन में 12 हुआ करते थे, मोल में कितना होगा? 6.022 × 10⁻23। आप कभी भी अटकना ना, आप क्वेश्चन को दर्जन से कंपेयर कर लेना, फिर उसमें मोल वोल कैलकुलेट करना शुरू करना, बड़ा आसान लगेगा आपको ना। अब आते हैं डेफिनेशन वाले पोर्शन पे। ये डेफिनेशन सबके पास कॉपीड होना चाहिए और ये डेफिनेशन सबको रटा होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं रटा होना चाहिए? क्योंकि स्कूल एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया तो आपको यही लिखना ही पड़ेगा, तो ही मार्क्स मिलेगा। और पूछा जाता है, मोल का डेफिनेशन आपको स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो मोल बोलना क्या चाहते हैं ये डेफिनेशन में मैं आपको वो बता रहा हूं कि आप एक काम करो, आप ना 12 ग्राम कार्बन के ना 2-3 आइसोटोप मिलते हैं हमारे पास। C12 इज वन ऑफ द आइसोटोप। मेरे ख्याल से आइसोटोप का डेफिनेशन जानते होंगे। C14 इज अनदर आइसोटोप। तो कार्बन का अगर आप कोई सैंपल ले आओगे ना, जैसे कार्बन का कहीं से भी सैंपल खरीद के भी ले आ रहे हैं, तो उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों हो सकते हैं। तो आपको एक ऐसा काम, कार्बन 13 भी है सर। हाँ हाँ कार्बन 13 भी है क्या सर? हाँ हाँ बता तो रहा हूँ, वो बहुत ही रेयर मिलता है।
ये दोनों इजिली मिल जाते हैं। तो वहां पे आपको 12 ग्राम कार्बन का सैंपल ले आना है, और वो 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में ना केवल और केवल कार्बन 12 होना चाहिए, कार्बन 14 या 13 नहीं होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? कार्बन 12 होना चाहिए। ना द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो 12 ग्राम का 12 ग्राम का जो आप सैंपल ले आ रहे हो, उस सैंपल में कार्बन के एटम काउंट करना शुरू करो। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपको क्वेश्चन दिया था ना, कि आपको मास ऑफ द सैंपल दिया और बोला बताओ इसमें कितने एटम है। आपने क्या करा था? मास ऑफ द सैंपल और एक एटम के मास से डिवाइड करा था, आपको नंबर ऑफ एटम मिल गए थे। वैसे ही यहां पे भी करना है कि आपको मास ऑफ द सैंपल दिया है, और उस सैंपल के मास में से टोटल सैंपल में आपको कार्बन 12 का नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। काउंटिंग के बाद जितने एटम मिलेंगे ना, वही आपका 1 मोल होगा। डेफिनेशन में यही बोल रहे हैं, ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहा था कि आप 12 ग्राम ले आओ कार्बन, जिसमें केवल C12 होना चाहिए, उसमें कार्बन के एटम काउंट करो, जितने भी एटम मिलेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? 1 मोल होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल और एंटिटीज एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12। डेफिनेशन सभी को क्लियर है? यस सर। डेफिनेशन, मोल के डेफिनेशन में अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और फिर से बोल रहा हूं, ये डेफिनेशन रटा होना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन उठता है ये कि YC12 मतलब कार्बन 14 ही क्यों चाहिए हमको? सॉरी, कार्बन 12 ही क्यों चाहिए? कार्बन 14 ले लेते, कुछ नाइट्रोजन ले लेते, कुछ और ले लेते, 40 C12 ही क्यों चाहिए? कोई बताएगा क्या? अच्छा, बोल रहे हो डेफिनेशन फिर से एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, यहाँ चैट में आप कुछ लिख रहे थे कि सर आप बोर्ड पे लिख रहे हो, वो बाद में हमारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ये बोर्ड पे लिखा हुआ आपको ग्रुप में कैसे सेंड करूंगा यार? इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मतलब टाइम ले रहा हूँ मैं आराम से, आप कॉपी करते जाओ। इफ यू आर फीलिंग कि मैं आपका कॉपी नहीं हुआ तो आप बोल दो सर कॉपी कर रहे हैं अभी, हटाइए नहीं, मैं वेट कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, आप ये मोल का डेफिनेशन पूछ रहे थे, तो मोल के डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि मोल के डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि आप एक काम करो, एक कार्बन का सैंपल ले आओ, और उस सैंपल में मास कितना होना चाहिए आपके पास? 12 ग्राम होना चाहिए सैंपल का मास, और इसमें केवल और केवल C12 वाले एटम होने चाहिए। C14, C13 ये सारे एटम नहीं होने चाहिए, केवल C12 होना चाहिए। एंड देन इस सैंपल में आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, काउंट नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम आप काउंट करते हो ना, प्रैक्टिकली इट इज फाउंड कि नंबर ऑफ एटम जो काउंट होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मिलता है। ठीक है, अगर आप काउंट करोगे तो इतने सारे एटम मिलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 मोल बोल देते हैं। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज द अमाउंट। अमाउंट मतलब काउंटिंग होती है बच्चे, ये ध्यान रखना, अमाउंट मतलब काउंटिंग। 1 मोल ऑफ the substance is the amount that contain as many as elementary particle, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल आप काउंट करो। और कितना काउंट करोगे? काउंट तब तक करो जब तक कार्बन के जो एटम है 12 ग्राम में, उतना नंबर अगर आप काउंट कर लेते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। दैट इज रिटन हियर, वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में। 1 मोल इज द सब्सटेंस, 1 mole of the substance is the amount that contain as
many elementary particle or entities that are atom in 12 ग्राम of C12. अभी भी अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इवन सर आपने जो बोला मतलब वो मतलब कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं सर, ये हाँ, एक्सप्लेन. वो तो अभी आने वाले हैं ना. ये पहले आप डेफिनेशन का डाउट क्लियर कर लो तो फिर क्वेश्चन जी सर. है. अभी वाई जी C12 सर. डेफिनेशन क्लियर है सभी को. डेफिनेशन में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. नो वन. वेरी गुड. पहली बार हम लोग एक कॉमन पॉइंट पे एग्री हो गए. नेक्स्ट इज व्हाइट C12. कार्बन 12 ही क्यों चाहिए आपको? कुछ और ले लेते यार. वाई C12? Because the particle that are atoms found in C12 atom is similar to 6.022 into 10^20 and sir, it carbon this is found in every organism, sir, living organism, we can say broadly found. इतना सारा चीज इंफॉर्मेशन है नहीं वैसे मूल के डेफिनेशन में. आप बोल रहे हो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और अगर काउंट, फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा हद तक वैलिड है आपका कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन का सैंपल ले आते हो और काउंटिंग करते हो तो एग्जैक्टली 6.022 into 10^23 पार्टिकल मिलते हैं. दैट्स फाइन, वो कंसिडर कर सकते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में परसेंट है और ये सारी चीजें नहीं, ये वैलिड चीज नहीं है. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे ये भी कई बार पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, पूछा जाएगा ये जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है. C12 इज हाईली स्टेबल आइसोटोप, इज हाईली स्टेबल आइसोटोप. स्टेबल आइसोटोप, ये काफी ज्यादा स्टेबल आइसोटोप होता है. तो फिर हम स्टेबल लेने के पीछे रीजन क्या है? मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, आपने बोला नहीं सर मैं तो कार्बन को लेकर के थोड़ी करूंगा, तो मैं तो यूरेनियम का सैंपल ले आऊंगा और यूरेनियम के सैंपल में यूरेनियम का एटम काउंट करूंगा. बेटा पता ये चला कि आप यूरेनियम का सैंपल ले आए, एटम काउंट कर रहे, इधर काउंटिंग स्टार्ट करी, उधर यूरेनियम का एटम डिसोसिएट कर गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया, किसी और में कन्वर्ट हो गया. यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? बहुत कम होता है. तो आप कोई ऐसा एलिमेंट नहीं ले आने वाले हो जिसका स्टेबिलिटी बहुत कम रहे. ठीक है. और C12 हमें आइसोलेटेड फॉर्म में मिल भी जाता है, हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं इसको. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट C12. वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज इट इज हाईली स्टेबल. ये स्टेबल है इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है यहां तक? Sir, Yes, sir. this stable because sir its valence is for like this or what sir concept? Repeat again. Sir, you are saying sir carbon 12 is a stable atom, sir. Can I say that it is because its valence is for that is why like this? Can I say sir? Because what? Because sir its valence is for like this. Can I say sir? Not getting your point. Sir, carbon C12 sir valence of carbon we can say 4 or not sir? Yeah, valency of carbon is 4, but silicon is also having 4 valency. Then what about that silicon? Germanium, arsenic, antimony, bismuth, tin, lead. These are also having 4 valency. Valency is not related with the stability, no. So just do not take that. तो यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही थी बच्चे, तो इसलिए हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे थे कि हमारा एटम क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए. क्लियर है? जी सर, सिर्फ एक ही रीजन है ये? हाँ, बेस्ट रीजन है, आप ये यूज करें. ठीक है? ठीक है सर. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें. मोल का डेफिनेशन हम लोग समझ गए नहीं. इसके आगे कुछ फॉर्मूले वगैरह आएंगे. सो जस्ट लेट मी सी. ओके, आपको नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो AMU का डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड नहीं है. मैं आता हूँ AMU का डेफिनेशन पे आता हूँ.
वो आपको बता ही देता हूँ। फिर उसके बाद मोल का फॉर्मूला देखेंगे कि मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। कोई भी बताएगा क्या आप में से कि एएमयू का डेफिनेशन क्या होता है? एएमयू का फुल फॉर्म? एटॉमिक मास यूनिट। ओके फाइन। मुझे लगा आप यूनिवर्सिटी का नाम ना बता दो, इसलिए पूछना पड़ा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके फाइन। कोई भी इसका डेफिनेशन बताएगा क्या? This is 112 mass of sir carbon 12 atom. ओके, 1 AMU is, लिख लेना ये डेफिनेशन, आप लिख लेना। 1 AMU is 1/12 of mass of one atom of C12। ये डेफिनेशन होता है एएमयू का। ठीक है, बहुत आसान से डेफिनेशन है कि कार्बन का एक सिंगल एटम ले आओ, C12 का एक सिंगल एटम ले आओ, और उस एक सिंगल एटम का जितना मास रहेगा उसको 12 से आप डिवाइड कर दो, तो जो भी आपको मिलेगा दैट विल बी नोन एज 1 AMU। तो हमें पहले से मालूम है यार कि कार्बन के एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है। तो अगर 12 AMU होता है एक सिंगल कार्बन एटम का मास, इसको अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वही आपको डेफिनेशन में बोल दिया जाता है। अगेन यहां भी सेम क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई C12? इट इज जस्ट बिकॉज C12 इज स्टेबल, इसलिए हम लोग इसको डेफिनेशन में, रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। क्लियर है इतना? जी सर। ओके, सो दिस वाज योर एएमयू ना। तो ये चीजें आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना। एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है, अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो बच्चे एक एटम का मास इज एटॉमिक मास। दिमाग नहीं लगा, ऐसी खतरनाक वाली चीज नहीं है वो। ठीक है, 1 एटम का मास इज एटॉमिक मास एंड 1 AMU, ये डेफिनेशन अभी हम लोग देख रहे थे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। एटॉमिक मास को हम लोग कई बार AMU में रिप्रेजेंट करते हैं या U में रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज डाल्टन। डाल्टन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डाल्टन यूज करते हैं, आप 12वीं में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट, तो उधर हम लोग डाल्टन इस्तेमाल करते हैं यूनिट इंस्टेड ऑफ यूजिंग AMU, जस्ट बिकॉज वहां पे मास बहुत ज्यादा हो जाता है। पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, उनके केस में हम लोग डाल्टन यूज। सर डाल्टन का डिफिनेशन क्या है? सेम है, 1 डाल्टन इज 1 AMU। AMU, यूनिफाइड मास, डाल्टन, सारा कुछ सेम है। तो बस सर दूसरा वर्ड क्यों यूज किया गया सर? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो आपके हैवी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे पॉलीमर हो गए, बड़े वाले प्रोटीन हो गए, तो उनका जब भी हम लोग मास लिखते हैं ना, तो उनके मास, 1 मॉलिक्यूल का मास इटसेल्फ, एक ही मॉलिक्यूल का मास बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पे हम लोग AMU ना रिप्रेजेंट कर करके डाल्टन रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट वी कैन बी कंफर्म कि मास बहुत ज्यादा है, वो सिंगल मॉलिक्यूल का ही मास। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। एनी डाउट अप टू दिस? सर यूनिफाइड ये मास क्या है? सेम चीज, AMU ही है। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा AMU नहीं लिखते ना, हम लोग एज ए यू लिख करके छोड़ देते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटिंग AMU। जी सर। कोई और डाउट किसी को? एनीवन? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं? बड़ी शांति हो गई यार। अचानक से शांति। अभी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट वाले पोर्शन में हम लोग एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपको इन सारे एलिमेंट के, मतलब बेसिक जो एलिमेंट है उनके आपको एटॉमिक मास। हाँ बताइए। पिछले पेज क्या 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 क्या?
सर प्रीवियस पेज पे थोड़ा जाइए ना, हम नोट्स कर रहे थे। बच्चे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे पास सर आवाज। पेज 4 ओपन कीजिए ना सर, पूरा पेज 4। फुल पेज कर दूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा। क्या दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या आपको? नो सर, पेज 4 ओपन कीजिए Go सर। to previous page, sir. मतलब सर वो नोट कर रहे हैं सर पेज 4 का, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, वो ओपन कर। ठीक है। तो आप नोट करते रहिए और सुनते भी रहिए। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो कुछ बेसिक वाले एलिमेंट है, एटलीस्ट 20-30 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद रहने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब यार हालांकि क्वेश्चन में दिया ही रहता है, बट बार बार आप रिफर करो, वो टाइम टेकिंग होता है। अभी आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन में ही तो देखना है, दिख जाएगा, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये टाइम ज्यादा ले रहा है हमारा। तो धीरे धीरे कोशिश करो कि आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद हो जाए, ठीक है? हो गया क्या? ये कॉपी हो गया क्या? सर हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट इज, ये आपको मैं टेबल दिखा रहा था और ये बोल रहा था कि इसमें कुछ एटॉमिक मासेस आप याद रखोगे। स्पेशली गलती कहाँ करते हो मैं आपको बता दूं, आप लिथियम के एटॉमिक मास में गलती करोगे, बेरिलियम के एटॉमिक मास में गलती करोगे, बोरॉन के एटॉमिक मास में गलती करोगे। कई बार क्या होता है ना, हमारा ये हैबिट बन जाता है कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो, एटॉमिक मास मिल जाता है। डू नॉट डू विद द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके साथ मत करना यार। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास नंबर इसका या एटॉमिक मास या मास नंबर 6 मत बता देना, इट इज एक्चुअली व्हाट 7। बेरिलियम 4, उसको 8 मत बताना एटॉमिक मास, दैट इज 9। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, उसको 10 मत बताना एटॉमिक मास, इट इज 11, ठीक है? तो ये चीजों का थोड़ा आप ख्याल रखोगे। इतना क्लियर है? हाँ जी सर। नोट डाउन हो गया ये? मतलब स्पेशली वो वाला पोर्शन जो आपका गलत हो सकता है, ये आप जरूर नोट डाउन सर हम नोट कर रहे हैं सर। कर लीजिए, कर लीजिए। सर ये तीनों का एटॉमिक मास सर क्यू डबल से एक ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है बच्चे। सर क्या ये एक्सपेरिमेंट से दिखा गया है? हाँ 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 हाँ, ये जो हमें मिलता है वो लिखा हुआ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों। सर डबल से ज्यादा होने वाला है ये 3 एलिमेंट ही है क्या सर? एटॉमिक मास 3 एलिमेंट नहीं है, और आगे भी देखेंगे तो और भी मिलेगा हमको, बट ये मतलब यूज हो जाते हैं और जहां पे आप गलतियां कर जाते हो। हो गया? कॉपी हो गया? यस सर। जी सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अभी थोड़ी देर बाद ये भी कुछ एटॉमिक मासेस हैं जो आप इसमें गलती कहाँ करोगे आप? जनरली क्लोरीन का गलती आप बता देते हो, आप आर्गन पोटेशियम में गलती बता देते हो, और फास्फोरस कई बार आप मिस करते हो। बाकी तो ठीक है, बाकी आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रहता है। तो जो आप लगता है कि आप भूल सकते हो, गलत हो सकता है, केवल वही लिखो, बाकी चीजें धीरे 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 याद होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बैठ के रट्टा मारना है, ऐसा नहीं है। चैप्टर खत्म होने में टाइम है। चैप्टर खत्म होते होते याद हो जाना चाहिए, ऐसा है। हो गया? सर 1 मिनट सर। ओके ओके, सर हाँ। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का कोई तरीका और का? नहीं नहीं बच्चा, ये तो हमारा प्रैक्टिकल डेटा है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके सर। इसे आप थ्योरेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है? कॉम्प्लीटेड सर, हो गया। ओके सर। ओके फाइन फाइन। नेक्स्ट इज सर सर प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, कॉपी करिए, थोड़ा जल्दी करिए।
स्पीड बढ़ाइए बेटा। आर्गन और कैल्शियम का सेम है सर। करेक्ट, आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है। यही तो लफड़ा आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब पढ़ोगे तो वहां पे यही तो एक प्रॉब्लम कॉज करता है। मेंडलीव हो का गया सर, हो गया। पढ़ते हो तो यही प्रॉब्लम होता है, वो आप वहां पे पढ़ोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको सिखाया जाएगा। खैर, यहाँ पे एक रिलेशन आपको बता रहा हूं और ये रिलेशन आप याद रख लेना। 1 AMU is equals to 1 divided by Avogadro number 6.022 into 10⁻23 ग्राम। ये कन्वर्जन, आप कन्वर्जन का फैक्टर हमेशा याद रखोगे। अच्छा, ये जो एवोगैड्रो नंबर था ना 6.022 into 10⁻23, इसको हम लोग बोल रहे थे एवोगैड्रो नंबर, और इस एवोगैड्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो इसको ऐसा भी लिख सकता था मैं, 1 AMU is equal to 1 divided by Na ग्राम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फाइनली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी बनेंगे ना तो उसमें ये सारा यूज होगा। या फिर आप इन दोनों के अलावा अगर आपको और ज्यादा याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हो, 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻24 ग्राम। आप इसे भी याद रख सकते हो। जस्ट ये कन्वर्जन फैक्टर आप नोट डाउन कर लो और कोशिश करो कि ये याद रहे, बिकॉज ये जैसे आप यूज कर लेते हो 1 kg 1000 ग्राम, वैसे ये एक कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करने के टाइम में ये इस्तेमाल होगा, ये यूज होगा। हो गया? नो सर। ओके, कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट सर, हो गया। ओके, सभी का हो गया? यस सर। ओके, धीरे धीरे चीजें अब ट्विस्ट होनी शुरू होंगी, तो रेडी रहिए। यहाँ पे कुछ एक चीजें आपको बता दें, एटॉमिक मास एंड मोलर मास को लेकर के। रुकिए, आपको कुछ अलग सेपरेट प्लेस में मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे सारी चीजें एप्लीकेशन में आएंगे और फॉर्मूले डिराइव करके हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोग अभी हीलियम के बारे में बात करना चाहते हैं, हीलियम एटम के बारे में। बता सकते हैं क्या हीलियम एटम के एटॉमिक मास कितना होता है? 4। अब ना ये आप बता तो लिए, अब एक चीज हैबिट में और डालना है आप सभी को। अगर आप केवल 4 बोल करके चुप हो गए ना बेटा, फिर मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूं, तो मैं अपनी मर्जी से 4 लिख दूंगा। फिर आपको यूनिट बताना पड़ेगा तो ही मैं सही लिखूंगा, नहीं तो आप यूनिट नहीं बताए तो फिर अपनी मर्जी से केजी, मेट्रिक टन कुछ भी लिख दूंगा मैं। तो व्हाट इज दैट? 4 क्या? AMU सर। ओके, 4 AMU। नाउ यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन करा जाए, फिर उसी वहीं से हम लोग कंक्लूजन बनाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, कैलकुलेट मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। पहले तो आप ये समझो कि ये मोलर एटॉमिक मास क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पहले इसका डेफिनेशन लिखोगे। जैसे एटॉमिक मास का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था? एटॉमिक मास का हमने डेफिनेशन बोला कि एक सिंगल एटम का मास इज एटॉमिक मास।
जब आपको मोलर एटॉमिक मास बोला जाता है, इसका डेफिनेशन बोला जाता है मास ऑफ 1 mole of atom, 1 mole of atom is molar atomic mass. Molar atomic mass. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लिखोगे यहां पे, यूनिट ऑफ molar atomic mass, molar atomic mass is ग्राम पर मोल. ये क्या होता है? ये यूनिट होता है. अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन और यूनिट में कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो. अगर यहाँ डेफिनेशन और यूनिट में तकलीफ नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ कि हीलियम का मोलर एटॉमिक मास कितना होगा. फोर ग्राम पर मोल. 4 ग्राम पर मोल. पक्का ना? और कोई बताएगा? हाँ सर 4 ग्राम पर सर 1 मिनट दीजिए सर, थोड़ा ट्राई करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है आपके पास, आप ट्राई करिए. इसमें क्या ट्राई करें सर? हाँ, अगर भाई आपको आता है तो भाई हमको तो नहीं आता ना, हम तो ट्राई करेंगे ना. आपको आता है, आप तो ट्राई नहीं करेंगे ना. हम तो ये चीजें पहले बार पढ़ रहे हैं यार, पूरा तो ये करो. हाँ हाँ, करिए 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 लेकिन थोड़ा जल्दी करिए, दिमाग क्वेश्चन में लगाइए. सर आप प्रीवियस पेज में कार्बन 12 एटम का मास 1.9 ऐसे कुछ दिया था सर. सर एक बार चेक कीजिए फिर से सर. सर इसके पहले के पेज में. करेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ. वो जो दिया हुआ था वो आपको कार्बन के 1 एटम का मास ग्राम में दिया हुआ. जी सर. चलो आप एक बार ट्राई करते रहो. कार्बन के 1 एटम का मास, अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया है तो कार्बन के 1 एटम का मास ग्राम में आप कैलकुलेट करते रहो. एंड में मैं आपको 2 लाइन में बता दूं, बाकी लोग ये क्वेश्चन करेंगे. अटेम्प्ट कर लिया हो तो मैं धीरे धीरे हिंट देना शुरू करूं. देखो, हाँ सर यही है आंसर, अप्रोक्स वही होगा. हाँ, आंसर करेक्ट है. जिसने भी 4 ग्राम पर मोल बोला था उसका आंसर पूरा करेक्ट है, परफेक्टली करेक्ट है. प्रोसेस बता रहा हूं कि करना. आपको जब भी मोलर एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मोल का मास कितना होगा. यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज मोलर एटॉमिक मास. तो आप 1 मोल एटम ले आओ, फिर उसका मास कैलकुलेट करो, वो क्या हो जाएगा? मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा. तो पहले तो हमें आप ये बताओ कि 1 मोल में कितना पार्टिकल है? 6.022 into 10 to the power 23. करेक्ट है. 1 मोल लेने का मतलब है मेरे पास 6.02 into 10⁻23 एटम है. मतलब हमको इतने सारे एटम का मास कैलकुलेट करना है. इसी को मैं क्या लिख लूंगा? Na एटम. मेरे पास कितने एटम है? Na एटम है. एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है. तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं?
कि मुझे एक एटम का मास तो मालूम है ना यार, एक एटम का मास कितना है 4 AMU। जी सर। अगर एक एटम का मास 4 AMU है तो Na एटम का मास कितना होगा? बोलो। सर 4 से इंटू होगा सर। करेक्ट है। मास ऑफ Na एटम कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू Na। लेकिन एक बात बताना जरा, यहाँ पे यूनिट क्या लिखूं? AMU, ग्राम, मीट्रिक टन, केजी, क्या लिखूं? आई थिंक सर AMU। AMU, इसे AMU लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको ये AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पीछे समझा रहा था कि 1 AMU इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Na ग्राम। जी सर। तो आप इसे यूज कर लो यहाँ पे। अगर इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये Na क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। 4 इंटू Na था, ये AMU था, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 बाई Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट विल बी इन ग्राम। क्लियर है? जी सर। तो Na सर बिल्कुल जाएगा, आंसर क्या आ गया 4 ग्राम पर मोल। मोलर एटॉमिक मास कितना होगा 4 ग्राम पर मोल। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखने वाला हूं मैं। एनी सर अब डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं ना? ओके, वेरी गुड। नहीं सर। तो अब मैं क्या बोल रहा था, देखो अब यहां से चीजों को थोड़ा समझना। मान लो आपको मैंने दे दिया ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बताएंगे हम लोग? 16 AMU। 16 AMU सर। ओके, एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे 16 AMU। और मोलर एटॉमिक मास कितना लिखेंगे? मोलर एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में MM लिख देते हैं हम लोग। मोलर मास कितना? 16 ग्राम पर मोल। करेक्ट, 16 ग्राम पर मोल। अब ना इसे अब अपने अंदर रखना है, शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में हमेशा रखना है। जैसे अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग हीलियम का, हीलियम के एक एटम का मास था 4 AMU। 1 मोल का मास कैलकुलेट करें कितना आया 4 ग्राम। नंबर सेम रह गया, आपको फोकस कहां करना है, नंबर सेम रह गया। चेंज क्या हुआ? यूनिट पे सर। चेंज यूनिट। हुआ केवल यूनिट। ठीक है, हाँ सर। सिमिलरली अगर मान लो मैं पूछता कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या लिखता मैं? 23 सर। 23 सर। बेटा यूनिट के साथ, नहीं तो मीट्रिक टन लिख दूंगा मैं। जी सर। 23 AMU। मोलर मास कितना लिखेंगे हम लोग? 23 ग्राम पर मोल। ओके, इट इज 23 ग्राम पर मोल। तो ये सभी के लिए करेक्ट है, जितना एलिमेंट आप जानते हो ना सबके लिए करेक्ट है कि अगर एक सिंगल एटम का मास पूछा जाए तो आप वो आंसर AMU में बताओगे, अगर आपको मोल का मास पूछा जाए तो वो आंसर आप ग्राम में बताओगे। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और नंबर सेम रहना है। ठीक है, AMU और ग्राम में जाने के टाइम में नंबर सेम रहेगा, चेंज क्या होता है केवल और केवल यूनिट। क्लियर है सभी को? जी सर। हाँ Yes, सर sir. बिल्कुल। अब किसी ने मुझे अभी पूछा था कि सर वो कार्बन एटम का मास 1.99 करके लिखा हुआ था, वो जी क्लियर सर, हो गया क्या? सर एक बार वो पेज ओपन करिए सर। मैं ओपन कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। वो था सर 1.992648 into 10⁻23 ग्राम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो आपको क्या लिखा था, वो ग्राम में लिखा था। मैं आपको एक बार फिर देता हूँ, एक बार रुकिए। ये नहीं था मेरे, और ये था सर। हाँ ये था। तो ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, ये आपको अच्छा ये नहीं था क्या, नेक्स्ट वाले में था? एक मिनट सर यही था। यही पे था सर, नीचे देखिए सर, वही पे था सर, नीचे देखिए। ओके ओके ओके,
तो ये आपको जो लिखा था ना बच्चे, ये आपको ग्राम में लिखा है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे कि आपके 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है, बताइए जरा तो। सर 12 AMU। 12 मीट्रिक टन। नहीं सर AMU सर। 12 AMU, ठीक है। जी सर जी सर जी सर। आपको अगर आंसर ग्राम में चाहिए तो आप क्या करोगे, 1 AMU इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई NA ग्राम सर। तो आप कर लो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई, सर सर ये ग्राम में आ एन क्या जाएगा। है सर? एन ए क्या है सर? NA एवोगैड्रो NA नंबर तो है बच्चे। एवोगैड्रो नंबर। 12 सर बाई मैं सर किताब में तो लिखा है सर 1 मोल ऑफ कार्बन वेट्स 12 ग्राम। वही दिखा रहा हूँ, आप देखो तो सही, आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया। जी सर। 1 एटम लिखो, 1 एटम लिखो, एटम लिखा है सर। 1 एटम का मास ग्राम में दे रहा है, तो हमने 1 एटम का मास कैलकुलेट करा। 1 एटम का मास, कार्बन के 1 एटम का मास हमको मालूम है 12 AMU होता है। सर अब 1 मोल का निकालेंगे है ना? नहीं नहीं, मोल में नहीं चाहिए आपको, देखो ना एटम का ही बोला जा रहा है, तो एटम सर। मास ही अगर आपको ग्राम में चाहिए तो आप क्या करोगे, को ग्राम में कन्वर्ट। ठीक है जी सर। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज आपको यूज करना है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई NA ग्राम। NA इज एवोगैड्रो नंबर, तो 1 बाई NA से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा तो आपको यही मिलेगा 1.992648 इंटू 10⁻⁻20। जी सर अब समझ आया सर। सर 1 मोल में सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम रहती है। करेक्ट इसलिए करेक्ट करेक्ट हाँ सर अब करेक्ट, समझ आया। ठीक ठीक, ओके चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपको एक एटम का मास लिखना है तो आप AMU में लिखोगे ग्राम, अगर मोल में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ग्राम पर मोल। ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करी जा चुकी है, आई होप कि मतलब ये चीजें आपको आती हैं, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है यहाँ। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। आपको ध्यान रहे कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा ये चीज कैलकुलेट करने से पहले रुकिए, ये चीज कैलकुलेट करने से पहले, हालांकि ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। आप एक सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको ना मोल भी बता ही देता हूँ, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ, देन हम लोग वापस से आते हैं उस क्वेश्चन में और दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। आप एक बात बताओ, जब मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मान लो मेरे पास 18 पेन है, ठीक है, रुको, मेरे पास 18 पेन है एंड आपको बताना है कि कितने दर्जन पेन है, क्या करोगे आप बताओ तो। सर 12 से डिवाइड 12 कर से रहे हैं। divide करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें दर्जन मिल जाएगा, ये दर्जन मिल जाएगा पेन ना। अब थोड़ा सोचना, मैंने आपसे क्या पूछा, दर्जन, दर्जन इज द यूनिट ऑफ काउंटिंग ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास अभी 18 पेन है, अब बताओ कितने मोल है मेरे पास। सर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे सर। करेक्ट, आप इस चीज को समझना। आप क्यों बोला मैं, दर्जन में क्या होता है 12 होता है, इसलिए आप 12 से डिवाइड करते हो। अगर आपसे मोल पूछा जाए ना बच्चे, तो जो भी नंबर आ जाए उसको क्या करोगे, 1 मोल में जितना पार्टिकल होता है उससे डिवाइड करेंगे। 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होता है, फिर ये आपको मोल मिलेगा। क्लियर है? जी सर। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मोल कैलकुलेट करने का ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसे सब लोग को बड़ा बड़ा लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल
गिवन, ये आपको नंबर दिया रहेगा जनरली अगर आपसे मोल पूछ रहा है तो, डिवाइडेड बाय एवरेज रो नंबर। और ये फॉर्मूला डिराइव करने में कुछ भी दिमाग लगा? कुछ भी नहीं, ये तो हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे थे। क्लियर है? जी सर। ये फॉर्मूला सबके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। आपको कभी भी नंबर दिया जाए या नंबर पूछा जाए मोल को रिलेट करके, ये फॉर्मूला यूज हो। कॉपी हो गया हो तो नेक्स्ट फॉर्मूला कर लिया सर। हो गया ना? नेक्स्ट फॉर्मूला देखा। जी सर। देखो, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा था कि मान लीजिए आपको हीलियम दिया और हीलियम का ना मोलर मास पूछा गया, कितना बताओगे आप? सर 4 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम पर मोल। फाइन। मतलब अगर आप 1 मोल ले आते हो तो मास कितना होगा? 4 ग्राम होगा। अब जरा एक बात बताओ मुझे, मान लो मैंने लिया 4 मोल हीलियम लिया, ठीक है? 4 मोल हीलियम का मास कितना होगा बताओगे क्या? सर 16 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, इट इज 4 into 4, दैट इज 16 ग्राम। अब पर मोल नहीं बोलेंगे, पर मोल तभी बोलना है जब भी 1 मोल का मास पूछ। अब तो मैंने 4 मोल ले लिया ना। जी सर, वो कैंसिल हो जाएगा ना यूनिट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो हम कुछ 6 मोल अगर लिया होता तो 6 हीलियम लिया होता तो मास कितना होता? सर 6 into 4। ओके, 6 into 4 दैट इज 24 ग्राम सर। एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपको बोलता कि मेरे पास 48 ग्राम हीलियम है, ठीक है, ये मैंने एक डब्बे में भर रखा है। जी सर। इसमें आपको बताना है मोल कितना होगा। सर 48/4। 12 सर। 12 सर 12। कैसे मिला? कैसे मिला? सर 48/4। 48 को हम सर उसका 4 मास से से डिवाइडेड डिवाइड कर दिया सर हमने। ओके ओके, देखो इस यहाँ क्या यूज करते हैं हम लोग? यूनिटरी में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमने अगर 4 ग्राम लिया है ना तो मास कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाता है, ठीक है? अब अगर मैं 1 ग्राम लेता ना तो मोल कितना हो जाता? 1/4 मोल हो जाता, यूनिटरी मेथड। जी सर। हमने कितना लिया? 48 ग्राम लिया, तो मोल कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये हमने। तो बच्चे ये जो आप कर रहे हो ना, यही फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का। तो क्या है, कभी भी आपको अगर मोल कैलकुलेट करना है, ये एक्चुअली आपका फॉर्मूला है जो आपको माइंड में हमेशा रखना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल। अगर मास दिया जा रहा है तो नंबर ना दे करके मास दे दिया, मास ऑफ द सैंपल। और ये मास हमेशा और हमेशा किस में लिखना है हमको? ग्राम में लिखना है। यूनिट अलग भी है तो मुझे ग्राम में लिखना है। जी सर। मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय, आप क्या लिख रहे थे? मोलर मास लिखना है, ध्यान रखना। एटॉमिक मास पूरा लिख लो, मोलर एटॉमिक मास, या शॉर्ट फॉर्म में केवल mm, मोलर मास। सर इसका सर यूनिट तो सर मोल पर ग्राम में लिखना है ना? मोल पर ग्राम नहीं आएगा, ग्राम पर मोल। देखो मैं आपको यूनिट दिखा देता हूं। जो मास ऑफ द सैंपल है वो किस में? ग्राम में। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम हो जाएगा कैंसिल, यूनिट क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। मोल। ओके सर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो सर सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब इन 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। सर पिछले वाले सर पेज एक बार ओपन करिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, नोट नहीं कर पाया। पिछले वाले पेज सर ओपन करिए सर एक बार। पिछला वाला पेज तो हमने हटा दिया, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था ना। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, कुछ भी लिख नहीं पाया सर। मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप अगर भेज दूंगा सर, मेरे पास है। उसमें इसको व्हाट्सएप पे दे दूंगा सर।
ओके ओके, उसमें कुछ था नहीं, जस्ट फॉर्मूला और ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 फॉर्मूला। अभी फॉर्मूले तो और भी आते रहेंगे हमारी जिंदगी में और क्वेश्चन बनते रहेंगे, बट अब ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, फिर डिस्कस करते हैं। जी सर। यस सर। हो गया सभी का? यस सर। चलो हिंट देना शुरू करता हूं। देखो 2 तरीके हैं, आपको नंबर ऑफ एटम पूछा जा रहा था। तो एक तो जो अच्छा तरीका है, जो आगे हम लोग इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, वो मोल वाला तरीका है। ठीक है, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा, उसके अलावा दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। जैसे ये 1600 ग्राम ऑक्सीजन लिखा था और हमसे पूछ रहे थे कि ऑक्सीजन का कितना एटम होगा, तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ मोल। तो मास ऑफ द सैंपल हमको कितना दे दिया बच्चे, 1600 ग्राम दे दिया। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 पर मोल होता है सर 100 सर 100 मोल। तो मोल कितना आ गया हमारे पास, 100 मोल आ गया। जी सर। अब हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है हमारे पास, 6.0 to 20 10 to the power 20। करेक्ट, Na पार्टिकल होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होता है। हमारे पास कितना है, हमारे 100 मोल सर। 100 मोल है। तो फिर से एक बार यूनिट, ये क्या आ जाएगा, 100 Na पार्टिकल। यस सर। या तो आप आंसर में 100 Na लिखो, या फिर आप क्या लिखोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 100, जो कि कितना मिल, 25 10⁻25 पार्टिकल मिल। सर बी का भी Yes, आंसर sir. शायद यही है सर। यही है ये- सर। यही आंसर आएगा, ठीक है। जी सर यही आ रहा है सर। बी पार्ट, यस सर। यस सर। यस सर। सेकेंड पार्ट में भी आंसर आया सभी का। यस सर सर। लेकिन हमने सर दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे और नहीं सर यही यूज किया सर। यही यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। जी सर यही यूज किया। बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा हुआ था, 2.3 kg लिखा हुआ था। जी तो kg को आप ग्राम में जरूर कन्वर्ट कर लें। यहां पे जब मोल कैलकुलेट करते, नंबर ऑफ मोल, ये क्या था, 2.3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता, डिवाइडेड बाय सोडियम का एटॉमिक मास कितना, 23। इसका भी कितना मोल आता, 100। तो अगर 100 मोल आएगा तो नंबर ऑफ एटम भी सेम आएगा, ठीक है सर। एक नेक्स्ट का सर 26 आता है ना सर। करेक्ट करेक्ट। सर नेक्स्ट का है सर
10 थर्ड into वाले में जो 10. मोल कैलकुलेट करेंगे वो 100 ना करके 1000 आ जाए। Yes, sir. 1000 mole. जी सर। किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी। सर तो ये 10 to the power 26 आएगा ना सर लास्ट में? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी सर। इसमें जो नंबर ऑफ एटम आएगा वो 6.022 इंटू 10⁻26 एटम आएगा। सर अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता तो सर हमको, अगर हम सर 100 Na लिखते तो सर मतलब वो करेक्ट होता क्या? 1000 Na? हाँ 100 Na करेक्ट है बच्चे। मतलब अगर सर हम मतलब ना निकाले तो भी हो जाएगा सर? हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं। ओके सर। किसी को डाउट? नहीं सर मुझे तो नहीं है। नहीं ना, तो आप एक काम करो, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन जी थोड़ा सर। चमत्कारी है, थोड़ा सा अलग है, एक बार आप सर आज से केमिस्ट्री क्लास आप करोगे सर? शेड्यूल आपको मिल गया होगा बच्चे। सर शेड्यूल मिला है सर। हाँ Yes, sir. मिल गया। केमिस्ट्री में सर जो आप ऑफलाइन क्लास लिखा कहाँ होगा करेंगे वो सर? मैं ही हूँ। सर हेलो। हाँ हाँ आप सर फिजिकल क्लास किस सेंटर में करेंगे सर? आप भी तो आप क्लास करिए जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, करा क्लास कर। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एज अ होमवर्क, और यही से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी सर। हाँ सर मैंने सर शेड्यूल चेक नहीं किया था सर, इसलिए पता नहीं था। नहीं आप कल तो देख दे लेना, दिया सर हमको। शेड्यूल में जहाँ पे भी RS लिखा होगा वहां मैं ही होऊंगा। हाँ सर आप मालूम है सर, मैंने सर चेक नहीं किया था। ठीक है ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन कॉपी हो गया। 1 मिनट सर। हो गया सर। ओके चलिए फिर आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर Thank you, रुकिए sir. सर। थैंक यू सर। सर रुकिए, ये लिखते बाकी है सर। अच्छा ठीक है। सर 10 सेकेंड सर। 10 सेकंड ओके ओके। यस सर। डन। ओके ठीक है। यस सर। थैंक यू चलिए सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। बाय।